नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। आज हम आए हैं दिनेश रेड्डी जी के पास। दिनेश रेड्डी जी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी रसायन नहीं डाला जाता, कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाला जाता, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर सबसे पहली बात, आज एक बात देखिएगा, जो अभी पिछला समय निकला है, जो हमने देखा था, जो ये नवंबर का महीना था, यहाँ पे जब गेहूं की बिजाई की बारी आई थी, जब सरसों की बिजाई की बारी आई थी, तब डीएपी की किल्लत कितनी महसूस हुई थी। ना एनपीके मिल रहा था, ना डीएपी मिल रहा था। किसान साथी उसके लिए मारे फिर रहे थे और लंबी लाइनें, रात को 3-3 बजे लाइनों में खड़े होते थे ताकि सुबह शायद नंबर आए और डीएपी उन्हें मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी शायद डीएपी उन्हें नहीं मिल रहा था। और एक बात देखिएगा, ऐसे समय में एक किसान जो जैविक खेती कर रहा है और उसे डीएपी की आवश्यकता ही नहीं है, उसे एनपीके की आवश्यकता ही नहीं है, उसने अपने खेत में यूरिया ही नहीं डाला और आगे आने वाले टाइम में भी यूरिया नहीं डालने वाला। तो अब इनसे जानेंगे कैसे ये खेती ये करते हैं और क्या क्या सावधानियां इनको बरतनी चाहिए और कैसे कैसे काम करना होता है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो किसान है जो खेती करना चाहते हैं वो कैसे खेती कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आप अगले साल और आगे भविष्य में कैसे कैसे खेती करें। तो दिनेश जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, मैं दिनेश कुमार रेड्डी, गांव इगरा, जिला जींद, हरियाणा। मैं एक जैविक खेती करने वाला किसान हूं और हम पिछले 2006-07 से जैविक खेती कर रहे हैं। हम डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के संपर्क में आए 2006 में। उन्होंने हमें बताया कि खेतों में जहर डालने की ज़रूरत नहीं है, जो ये कीड़े और बीमारी आती हैं हम इनको एक बार समझ लें तो इनको समझ के ही हम खेती कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको समझाया कि जो ये कीड़े आ रहे हैं, इनको खाने वाले कीट भी आते खेतों में ही आते हैं जी, और जब हम उन पर जहर का स्प्रे करते हैं तो वो पहले मर जाते हैं और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। हमें देखने में ये मिला कि जैसे ही हमने जहर का छिड़काव बंद किया अपने खेतों में, तो जो मांसाहारी कीट हैं उनकी संख्या बढ़ गई और शाकाहारी कीट कंट्रोल में आ गए। जैसे ही वो कंट्रोल में आए तो हमारे खेतों में फसल में नुकसान होना बंद हो गया। तो कुछ टाइम तक, मतलब जो शाकाहारी कीट है वो फसल को नुकसान करते हैं, क्योंकि शाकाहारी कीट ही फसल को खाते हैं। जो दूसरे मांसाहारी कीट हैं वो उन शाकाहारी कीटों को खाते हैं जी। तो एक तरह से हम कर क्या रहे थे, हम अपने खेतों में जहर का छिड़काव कर रहे थे। जी हाँ। जहर का छिड़काव करने के कारण वो संख्या में, शाकाहारी संख्या में कम होते थे जी। पहले शाकाहारी आते हैं, फिर मांसाहारी आते हैं जी। मांसाहारी संख्या में कम थे। तो जैसे हमने स्प्रे किया, मांसाहारी तो ज्यादा मात्रा में मर गए, शाकाहारी थोड़ी मात्रा में मरे। तो वो उन्होंने फिर अपनी संख्या बढ़ा ली। जब तक वो दोबारा से तैयार हुए, जब तक फिर हमारा स्प्रे का समय बैठ गया। तो यही चक्कर हम चलाते रहते, कीड़ों की संख्या खेतों में निरंतर बढ़ती रहती। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने जब हमको समझाया, एक बार तो हमें भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने अब हमारे खेतों में आए, हमें अपने साथ लिया, तो उन्होंने ये समझाया जब तक हम दुनिया का कोई भी काम खुद करके नहीं देखेंगे तो हमें कठिन ही लगता रहेगा। जी हाँ। आप ये खुद करके देखो, आपको आसान लगेगा। जब हमने खुद किया, उनके लगातार संपर्क में रहे, तो हमें कीड़े नाम का जो दिमाग में कीड़ा था, जो खेतों में नुकसान करने की जी हाँ लोगों की ये थी, वह कीड़े नुकसान करते हैं, वो दिमाग से ही निकल गया जी। अब हम अपने खेत में किसी भी प्रकार का कीट आता रहे, हमें ये पता है ये प्रकृति के हिसाब से ही आया है और प्रकृति के हिसाब से ही जाएगा। इसने जो यहाँ से लेना है वो लेगा, वो कोई रोक नहीं सकता। और पौधा उसको इतना ही देगा जितना पौधे में फालतू है। हम ब्लड देते हैं, जैसे ही हमारे उंगली में ब्लड लग गया, किसी चीज से कट गई, 2 बूंद खून की निकलते ही हम चिल्लाने लग जाते, खून निकला, जल्दी से पट्टी करो। और जब ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, हम 1 बोतल खून की दान करते हैं जी। तो दोनों जगह अलग अलग दिमाग ने काम किया। हाँ। ऐसा ही फसलों में है जी। कोई भी कीट हमारी फसल पर बैठ के थोड़ा सा भी रस चूसता हुए हमें दिख जाता है तो हमें तिलमिलाहट सी हो जाती है, फसल चूस ली। वो वही है, जब हमारे अंदर फालतू का खून था तो ही हमने दान किया। अगर हमारे अंदर फालतू खून है ही नहीं तो हम दान नहीं कर सकते। यही पौधे का है, ये कितनी पौधे की प्रकृति है कहीं ना ये कहीं। पौधे की प्रकृति है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी डीएपी आपने क्या अपने खेत में कोई डीएपी यूरिया कुछ डाला है, नहीं डाला है? हम समय समय पर अपने खेत
अपने खुद का ही खाद बनाते हैं जी। गोबर का गड़ा सड़ा खाद उचित मात्रा के अंदर खेत में डालते हैं। ये नहीं है कि ट्रालियां भर भर के 20 ट्राली डाल दी और फिर 4 साल तक हमने दोबारा से खेत देखा ही नहीं। समय समय पर जरूरत अनुसार अच्छी तरह से तैयार खाद, ये नहीं है आपको 50 ही ट्राली डालनी है, 20 ही ट्राली डालनी है, 4 ट्राली 2 ट्राली को भी आप अच्छी तरह से तैयार करके हाथ में उठाएं तो ठंडा लगना चाहिए, मुट्ठी में पूरी तरह बीच दें तो लड्डू बन जाना चाहिए, और नीचे गिर दें तो बिखर जाना चाहिए। चाय पत्ती की साइज में जो खाद तैयार हो जाएगी वो 1 से 2 ट्राली ही काफी है। और समय समय पर हम डालते रहते हैं। साथ के साथ फसल अवशेष, जैसे आप इसमें देखोगे जी हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं मेरा ये कपास का खेत था, कपास लेने के बाद मैंने सारी जो फसल अवशेष था इस खेत में ही मिला दिया जी। तो इस विधि से अगर आप खेती करेंगे तो आपको डीएपी और यूरिया की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अभी डीएपी संकट आया था जी। ऐसे संकट भविष्य में आते रहेंगे। क्योंकि वो एक सुनियोजित लूट है किसानों के साथ जी। कहीं ना कहीं रेट बढ़ेंगे, उससे रेट बढ़ाने की लूट है, या उसके वो वजन कम करने की लूट है जी, या उसमें मिक्स करके नकली माल बेचने की लूट है जी। तो उससे बचने के लिए हमें अपने खेतों में फसल अवशेष, गोबर की खाद ये डालते रहना चाहिए। और जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप 1 एकड़ में थोड़ा सा गोबर का खाद अच्छी प्रकार से तैयार किया हुआ डालकर दूसरे में आप डीएपी डालकर खेती करो, उसका फर्क देखो, जो फर्क आए उसके एवरेज निकालो, जो हमने बचत किया उसकी एवरेज निकालो। जब आपके दिमाग से वहम निकलेगा, वरना आप सारी उम्र ऐसे ही लगे रहोगे और उस बात का कोई तोड़ नहीं है, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। अच्छा बताइएगा, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे जो ये गेहूं उगाई है इसका उत्पादन कितना होने वाला है, और अगर हम सेम गेहूं का उत्पादन किसी रासायनिक खेती में रासायनिक उत्पादों को इस्तेमाल करके करें तो कितना डिफरेंस होगा इसके उत्पादन का और उसके उत्पादन का? अच्छा दिनेश जी, हमें एक बात बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने यहाँ पे गेहूं उगाई है जी, इसका उत्पादन कितना होने वाला है, और कोई दूसरा किसान जो अपने खेत में रासायनिक उत्पाद यूज करे, रासायनिक खाद डाले, डीएपी यूरिया डाले, पेस्टिसाइड यूज करे, तो उसका उत्पादन और आपका उत्पादन दोनों में कितना फ़र्क होता है? जैसे आपके आसपास के लोग भी दूसरी खेती कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो कितना डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये है जो आप अभी इस खेत में गेहूं देख रहे हैं ये C306 वैरायटी है जी, जो अपनी देसी वैरायटियों में आती है जी। ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। पोषक तत्वों के मुकाबले इसके पोषक तत्वों को अगर देखें तो इसके मुकाबले दुनिया का कोई गेहूं नहीं है जी। पूर्ण रूप से देसी वैरायटी है। इसका आप जर्मिनेशन देखोगे और साथ के साथ इस खेत में आप पौधों की संख्या देख लो। इसमें मैंने 25 किलो बीज डाले हैं जी, और लोग 40 किलो तक बीज डाल देते हैं। हाँ, तो उसमें पौधों की संख्या अनुकूल नहीं बन पाती, पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है। ज्यादा पौधे होने के कारण उनमें न्यूट्रेंट की कमी रहती है, तो ऊपर से खादें वगैरह देने की लोगों को जरूरत महसूस होती है जी। तो इसमें पौधों की संख्या उपयुक्त रहेगी। गोबर की खाद हमने दे रखी है, फसल अवशेष इसमें मिला रखे हैं जी। साथ के साथ हम इसमें लोग 20 दिन पे पानी दे देते हैं, हम इसमें कम से कम 50 और 55 दिन पे पानी देंगे जी, जिसके कारण जो मडूसी है वो भी कंट्रोल रहेगी। मडूसी का कारण जर्मिनेशन का सबसे ज्यादा यही होता है, लोग पहला पानी जल्दी लगा देते हैं जी। जैसे 18 दिन पे, 20 दिन पे, 22 दिन पे, महीने से पहले पानी लगा देते हैं। हाँ। तो उस कारण मनुष्य ज्यादा जर्मिनेशन आती है। अब इसमें आप देखोगे तो ऊपर से कितनी जमीन सूखी मिलेगी। हाँ। तो जो मनुष्य है, दुनिया का कोई भी बीज है, वो इतना ही जितना मोटा है उसके अनुकूल उसका जर्मिनेशन आता है। तो मनुष्य का बीज बिल्कुल बारीक है। हाँ। अगर वो ज्यादा नीचे रह गया तो जर्मिनेशन करके आएगा नहीं। हाँ। ऊपर है तो जमीन सूखी है, उसको पानी नहीं मिलेगा, वो जर्मिनेशन होके नहीं आएगा। 50 दिन में, 55 दिन में इसमें पहला पानी लगाऊंगा। जब तक गेहूं पूरी तरह से पानी को धरती भी पीने के लायक हो जाएगी, और जैसे ही हम इसमें पानी लगाएंगे तो गेहूं स्पीड से बढ़ेगा, और ऊपर से मौसम में ठंड आ जाएगी, नमी ज्यादा दिन तक रहेगी।
बत्तर आने पे ही हमेशा मडूसी जमते हैं। जमीन लेट बत्तर आएगी तो जब तक गेहूं ज्यादा ऊपर आ जाएगा तो मडूसी इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। मतलब आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है? स्प्रे तो केमिकल तो बैन ही है मेरे खेत में। हाँ, 2010 से के बाद में मैंने कोई दुनिया का केमिकल अपने खेत में यूज किया ही नहीं है जी। मतलब कहना कि आवश्यकता ही नहीं है उसकी, आवश्यकता ही नहीं है। हम तरीका ही ऐसा अपनाते हैं कि केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़े। पहली बात तो फसल चक्कर, आप फसल चक्कर करते रहेंगे तो खरपतवार वैसे ही कमाते रहेंगे। कुछ उसके तरीके हैं जो जैसे मैंने बताया है। और फिर एक पानी मौसम के अनुकूल फिर दोबारा से हम फिर पानी लगाएंगे। दूसरा पानी भी हम जल्दी नहीं लगाएंगे, जमीन थोड़ी सख्त होने लग जाएगी उसके बाद ही दूसरा पानी लगाएंगे जी। अच्छा एक बात है, अब बात करते हैं उत्पादन की, तो कितना डिफरेंस है दूसरे खेत में और इस खेत में? डिफरेंस की बात यह है जी, मैं कई साल से 306 गेहूँ ले रहा हूँ। 25 से और 30 मन के लगभग एवरेज रहती है। 25 से 30 मन एक किले की? एक किले की। और रासायनिक खेती में इसकी यूनिवर्सिटियों द्वारा बताई गई एवरेज है 30 से और 35 मन जी। 5 ही मन का 6 मन का फर्क रहता है। और उसमें खर्चा भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और उसमें आप डीएपी डालोगे, यूरिया डालोगे, 3 बार यूरिया डालते हैं, खरपतवार नाशक भी डालोगे, तो 4-5 हजार का तो खर्चा हमारा वही है कहीं ना कहीं। तो इसमें जितने जमीन के अंदर पोषक तत्व हैं, जितनी जमीन की कैपेसिटी है, जमीन उतना ही उत्पादन देगी जी। उससे ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें जमीन को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जी। और वो एक्स्ट्रा ही उत्पादन है और वही कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पहुंचेगा, वही हमारे शरीर में पहुंचेगा केमिकल जी। कहीं ना कहीं ये आपने जो जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे किसान साथियों को, क्योंकि अब तक मेरे दिमाग में एक भ्रम था कि जो बीमारियां आती हैं उसका कंट्रोल पेस्टिसाइड से ही किया जा सकता है और पौधे की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, जबकि हम देसी खाद डाल सकते हैं। जैसे फसलों के अवशेष हैं जिसको हम जला देते थे, कई बार मैंने बहुत सारे किसान साथियों को देखा है जो फसलों के अवशेष जलाते थे। जानकारी नहीं थी, हम भी जलाते थे। 2006 से पहले हमने भी जलाए हैं। यूनिवर्सिटियों की ही गाइडलाइन थी, अपने खेतों में फसल अवशेष को जलाएं, खेत को साफ सुथरा करें जी। पंप लाइट आते थे उनके, आप भी देख सकते हैं वेबसाइट पे जाइए। मतलब वही बात है कि जैसे पहले हमें डराया गया था कि घी मत खाओ, रिफाइंड खाओ, और उसके बाद आज वास्तविकता पता चली है कि 10-15 साल के बाद के रिफाइंड सबसे गलत चीज है, घी खाना चाहिए ताकि इस व्यक्ति है उसका शरीर स्वस्थ रहे। जब लोगों के घुटने ने जवाब देना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं किसान साथियों जैविक खेती हमारे लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाला भविष्य यही है। हमारे बच्चे क्या खाना खा रहे हैं, क्या आहार खा रहे हैं, जैसा वो खाना खाएंगे वैसा ही उनके शरीर का विकास होगा, वैसे उनके मस्तिष्क का विकास होगा। इसलिए बेटर है रासायनिक खेती से दूर रह के पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को जितना हो सके कम यूज़ करके अपने खेत में जैविक खेती को ही अपनाएं, क्योंकि जैविक खेती के लाभ बहुत ज़्यादा हैं। भविष्य इसी के ऊपर टिका हुआ है। किसान साथी अपने खेत में फसल चक्कर को जरूर अपनाएं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ पेड़ों की संख्या भी आपको खेत के अनुकूल रखनी पड़ेगी, जब भी आप टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन कर पाओगे। हम पेड़ तो खेत में होने नहीं देते जी। और पेड़ भी ये नहीं है कि आप एक ही तरह के पेड़ लगाओगे, खेत में कम से कम 20-30 तरह के पेड़ होने चाहिए। उन हर पेड़ के पत्तों में अलग न्यूट्रेंट है और वो पत्ते खेत में पड़ेंगे तो उससे आपके खेत की न्यूट्रेंट वैल्यू बरकरार रहेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जानकारी बहुत आवश्यक थी कि हमारे खेत के आसपास पेड़ अलग, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग पेड़ है, नीम का पेड़ भी है, नीम का भी है, मोरिंगा का भी है, अलग अलग पेड़, क्योंकि इनके पत्ते ही कहीं ना कहीं दोबारा खाद का काम करेंगे, अलग अलग न्यूट्रिशन देंगे। ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। बाकी किसान साथियों के लिए भी फसल चक्कर को जरूर अपनाना चाहिए और जैविक खेती को जितना हो सके उतना बढ़ावा देना चाहिए। जितना अच्छा आप खाएंगे उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा, डॉक्टर के ऊपर भी पैसा भी कम खर्च होगा, जो कहीं ना कहीं आपकी बचत होगी। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे, आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।